नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेम प्रकाश गुर्जर में। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में छंद भाग 1 में कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए छंद क्या है, छंद की परिभाषा से लेकर छंद को पढ़ने का तरीका, छंद के भेद आदि को पहले वीडियो में दिखाया था। वीडियो 2 जो छंद का भाग 2 है उसमें हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो शामिल छंद हैं, हिंदी साहित्य का बकाया जो पेपर है उसमें शामिल छंद हैं, उन छंदों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम में हमारे जो छंद हैं उनको हम पहले मात्रिक छंदों और वार्णिक छंदों के भेद देख चुके हैं। तो पाठ्यक्रम में जो मात्रिक छंद है उनमें से जो 4 मात्रिक छंद हैं वो हैं गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलियाँ और छप्पय छंद। ये 4 पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम में 4 वार्णिक छंद भी हैं। वार्णिक छंदों में द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित या मनहरण और सवैया छंद है। ये कुल 8 छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कक्षा 12 का पाठ्यक्रम जिसका पेपर अभी होना शेष है, उस पाठ्यक्रम के लिहाज से द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित, मनहरण और सवैया छंद, इन 4 छंदों वार्णिक छंदों और जो 4 छंद मात्रिक छंद हैं उनका परिचय इस पीपीटी में प्राप्त करेंगे। तो जो पाठ्यक्रम के छंद हैं उनको एक एक करके देखते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहला छंद आता है अपना गीतिका। गीतिका छंद की परिभाषा में है, गीतिका एक मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। गीतिका मात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 एवं 12 के यति के क्रम से कुल 26 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती है और क्रमशः अंत में लघु गुरु होना अनिवार्य है। लघु गुरु अंत में होता ही होता है। गीतिका का उदाहरण देखते हैं। गीतिका का उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। छंदों के उदाहरण मैंने काफ़ी सरल चयन किए हैं जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के हिसाब से तैयार किया गया है। तो ये उदाहरण आपको अच्छा भी लगेगा और आसानी से याद भी हो सकता है, इसलिए इस उदाहरण को आप याद कर लें। दूसरा उदाहरण है, जल जीवन है चेतन का, सृष्टि का आधार है, जल बिना जगत है सूना, शुष्क सब संसार है, जल की बूंदों में छिपा नव सृजन का राज है, जल है तो जग है सारा, जल बिनो सब निसार है। गीतिका के बाद में अगला छंद आता है हरि गीतिका छंद। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, गीतिका में प्रारंभ में हरि जुड़ा और हरि की 2 मात्राएं हैं, तो गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्राएं जुड़ जाती हैं तो हरि गीतिका बन जाता है। शेष पूरी बातें गीतिका के समान ही रहेंगी। तो देखिए, यह एक मात्रिक छंद है, गीतिका भी मात्रिक छंद था। हरि गीतिका में भी 4 चरण होते हैं, गीतिका में भी 4 चरण होता है और सामान्यतः आपको पता ही है कि सभी छंदों में 4 ही चरण होते हैं सामान्यतः। हरि गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से बन जाता है। तो गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्राएं जुड़ी, प्रारंभ में 14-12 के क्रम से कुल उसमें 26 मात्राएं थी, इसमें 14 में 2 मात्राएं प्रारंभ में और जोड़ दी तो 16-12 के विराम से हरि गीतिका में कुल 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य है। अधिकांशतः जो हरि गीतिका छंद है ये ईश वंदना यानी भगवान की आराधना में, पूजा में इनमें प्रयोग किया जाता है। हरि गीतिका का उदाहरण देखते हैं, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। ये हरि गीतिका का उदाहरण है। इसी के अलावा एक दूसरा और उदाहरण है जो हम प्रार्थना के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में करते हैं और काफ़ी चर्चित भी रहा है, लगभग सभी को आता ही होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमी जनक सुतावरम। अगला तीसरा छंद आता है अपना द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित वार्णिक छंद है और इसका लक्षण है नभ भर। तो द्रुत विलंबित में आपको केवल नभ भर याद रखना है। न भय भय रे, न से नगण, भय से भगण, भय से भगण और रे से रगण। तो इस प्रकार नगण भगण भगण रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण जिस छंद में आते हैं वह छंद द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। व्याख्या देखते हैं। द्रुत विलंबित छंद को सुंदरी तथा हरिणी प्लुता के नाम से भी जाना जाता है, यानी द्रुत विलंबित को ही हरिणी प्लुता या सुंदरी छंद भी कहते हैं। यह वार्णिक छंदों में समवृत का एक भेद है, अर्थात यह एक वार्णिक छंद है। द्रुत विलंबित छंद में 12-12 वर्णों के बाद में यति आती है।
यति यानी विराम या ठहराव। ये 12 वर्ण क्रम से नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम से आते हैं। द्रुत विलंबित का उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है इसका, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। उपर्युक्त छंद में 12-12 वर्णों के बाद में यति आई है एवं नगण, भगण, भगण और रगण आने से द्रुत विलंबित छंद हुआ है। अगला छंद आता है अपना वंशस्थ। वंशस्थ का लक्षण है जतजर। वंशस्थ जतजर। जतजर का मतलब हो गया जगण, 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 तगण, जगण, रगण। तो वंशस्थ की व्याख्या देखते हैं। यह एक वार्णिक सम छंद है। वार्णिक छंद है और समान चरण है, इसलिए सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण, रगण यानी जतजर के क्रम से, वंशस्थ जतजर के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण है इसमें हमने गण लगा रखे हैं ऊपर, जगण, तगण, जगण, रगण। उदाहरण देखते हैं। बसंत ने, सौरभ ने, पराग ने प्रदान की थी अतिकांत भाव से, वसुंधरा को, पिक को, मिलिंद को, मनोज्ञता, मादकता, मदांतता। उपर्युक्त छंद में क्रम से 12-12 वर्ण हैं और प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से जो गण आए हैं। तो इस प्रकार यह छंद वंशस्थ छंद है। अगला छंद है कुंडलियां। कुंडलियां कुदोरो। कुंडलियां कुदोरो। कुदोरो, कु से कुंडलियां, दो से दोहा, रो से रोला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंडलियां जो छंद है वह दोहा और रोला के मेल से बना एक संयुक्त छंद है। अर्थात दो छंद है, दोहा और रोला, दोनों के मिल जाने से कुंडलियों की संरचना हुई है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कुंडली, सांप की कुंडली से। तो जिस तरह सांप कुंडली मार कर बैठता है, अर्थात सांप की पूंछ उसके मुंह पर खत्म होती है, उसी प्रकार कुंडलियां भी जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर समाप्त होती है। इसी कारण इसे कुंडलियां कहते हैं। कुंडली की संरचना, तो कुंडली की संरचना कुंडलियां दोहा और रोला के योग से या संयोग से बना हुआ एक छंद है। तो 2 पंक्तियां दोहा की और 4 पंक्तियां रोला की। इस प्रकार कुंडलियां में कुल 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और अंत की 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। रोले की शुरुआत उसी चरण से होती है जिस चरण से दोहे का अंत होता है, अर्थात जो दोहे का चौथा चरण है वही रोले का प्रथम चरण बन जाता है। अंत की 4 पंक्तियां रोले जैसी ही होती हैं, पर इसमें सम चरणों में अंत में एक वर्ण होना, गुरु वर्ण होना जरूरी नहीं है। अर्थात सम चरणों के अंत में गुरु वर्ण की इसमें जरूरी नहीं है, जबकि रोले में क्या होता है, अंत में गुरु वर्ण होना अनिवार्य होता है। कुंडलियां दोहा और रोला के मेल से बनती है। तो दोहा के बारे में और रोला के बारे में हम थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। दोहा एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद। इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। चरण तो 4 होते हैं परंतु लिखा 2 ही पंक्तियों में जाता है। चरण तो 4 है लेकिन 2 ही पंक्तियों में लिखा जाता है। तो ऐसे छंद जिनको 2 पंक्तियों में लिखा जाता है उनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। ऐसा हमने पिछले वीडियो में देख लिया है और सीख लिया है। कुंडली दूसरा छंद कुंडली के अंदर ही आता है रोला। रोला छंद सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं। रोला में विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो विषम चरणों में 11-13 ये जो पंक्ति है इसमें थोड़ा एरर है। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के क्रम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 11-13 के क्रम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार हमें पता है कि कुंडली दोहा और रोला के योग से बना हुआ एक छंद है, जिसमें प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। अब हम कुंडलियां छंद का उदाहरण देखते हैं। कुंडलियां छंद का उदाहरण है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नाला जहां तहां बचावे अंग। ये 2 पंक्तियां दोहा की है। इसके बाद 4 पंक्तियां रोला की है। तहां बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होय तिनहु को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हे दूर के बाठी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो जब हम कुंडली के लक्षण देख रहे थे, परिभाषा देख रहे थे, तो हमने देखा था कि जिस शब्द से कुंडली का प्रारंभ होता है उसी शब्द से समापन या अंत भी होता है। तो इस उदाहरण में आप देखिए, लाठी से प्रारंभ हुआ है और लाठी से ही अंत हुआ है।
दूसरा परिभाषा या लक्षण में हमने ये देखा था कि दोहे का जो चौथा चरण होता है वही रोड़े का प्रथम चरण बनता है। तो दोहे का चौथा चरण है तहाँ बचावे अंग, उसी से रोड़े का प्रारंभ हुआ है। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे। तो इस प्रकार कुंडली दोहा और रोला के योग से बना हुआ एक छंद है। और लक्षण या परिभाषा में हमने देखा कि जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समापन होता है। सांप की कुंडली की तरह, यानी जैसे सांप का मुंह है और पूंछ एक ही जगह आकर इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार उसी सीध में उसी तरह से कुंडली भी जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द पर समाप्त होती है। दूसरा, दोहे का जो अंतिम चरण होता है वही रोड़े का प्रथम चरण होता है। 6 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां दोहे की, 4 पंक्तियां रोड़े की। कुंडली का एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। धरना देते द्वार पर बैठे पीकर भांग, सारे सिंगल कर रहे आरक्षण की मांग। आरक्षण की मांग कमिटेड की सुन लीजिए, मारे इनफी फाइट चांस उसी को दीजिए। कह परमा कविराय भला पिछड़ों का कीजिए। तो ये दोहा और रोला दोनों का मेल से बना हुआ छंद है, छप्पय छंद है। छप्पय छरू, छप्पय में रोला और उल्लाला 2 छंदों का योग हुआ है, रोला और उल्लाला। छप्पय विषम मात्रिक छंद है। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पय छंद में कुल 6 चरण होते हैं। यह संयुक्त छंद है। 6 रोऊ से हमें समझ में आ गया था कि छप्पय रोला और उल्लाला के योग से बनता है। तो यह एक संयुक्त छंद है जो रोला छंद के 4 चरण और उल्लाला छंद के 2 चरणों के योग से बनता है। पहले 4 चरण रोड़ा के होते हैं जिनमें 11, 13, 24 के क्रम से 4 चरण होते हैं, तथा अंतिम 2 चरण है वो 15, 13 के क्रम से उल्लाला छंद के होते हैं। तो सम चरणों में 13 मात्राएं और विषम चरणों में 15 मात्राएं उल्लाला छंद में होती हैं। तो छप्पय रोला और उल्लाला के योग से बनता है। तो हमें पता है कि रोला छंद है यह सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और रोला के प्रत्येक चरण में 11, 13, 24 के क्रम से मात्राएं होती हैं। 11, 13 के क्रम से कुल 24 मात्राएं होती हैं और 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। उसी प्रकार उल्लाला एक सममात्रिक छंद है जिसमें चरण तो 4 होते हैं लेकिन इसे लिखा 2 ही पंक्तियों में जाता है। उल्लाला में विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में कुल 13 मात्राएं होती है। छप्पय छंद का उदाहरण देखिए। मीठे मीठे बोल सभी के मन को भाते, कड़वी सच्ची बात लोग सुनकर चिढ़ जाते। अपनी गलती भूल सभी पर दोष लगाना, है दुनिया की रीत दुष्ट को साधु बताना। अब जिसको अपना जानिए चल देता मुंह फेर के, धनवानों के होने लगे नाटक 100 शेर के। तो ऊपर की 4 पंक्तियां वो रोड़ा छंद की हैं और नीचे की 2 पंक्तियां हैं वह उल्लाला छंद की है। कितने कितने ख्वाब अभी से मन में पाले, रहे गुलाटी मार सेक्युलर टोपी वाले। अपने मन से रोज बदलते परिभाषाएं, कल तक कहते चोर आज खुद गले लगाएं। लेकिन बेचारे क्या करे आदत से लाचार है, वो बरसाती मेंढक सभी मतलब ही के यार हैं। तो ऊपर की 2 पंक्तियां रोड़ा, 4 पंक्तियां रोड़ा छंद की और नीचे की 2 पंक्तियां हैं वह उल्लाला छंद की है। तो ये छप्पई के भी काफ़ी सरल और समझ में आने वाले उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। आगे बात करते हैं कवित्त या मनहरण की। कवित्त या मनहरण सवैया कवित्त वार्णिक समवृत्त छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। कवित्त या मनहरण के अंत में गुरु वर्ण आवश्यक रूप से होना चाहिए। छंद की गति को ठीक रखने के लिए 8, 8 और 8, 7 वर्णों पर यति रहना आवश्यक है। जो प्रारंभ में 16-15 पर यति अर्थात 16-15 के क्रम से कुल 31 वर्ण थे, उसमें भी 16 की जगह 8, 8 पर यति और आगे 15 की जगह 8, 7 पर यति रहना आवश्यक है। उससे छंद में लय आ जाता है, गति आ जाती है। कवित्त छंद का उदाहरण देखिए। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंदपुरी आवन तबे लगी। क्योंकि कवित्त या जो मनहरण है ये छंद रीतिकाल में अधिक प्रयुक्त हुआ है और इसके बाद के उदाहरण कम ही मिलते हैं। तो रीतिकाल के ये जो उदाहरण हैं ये ब्रज भाषा में ही आपको मिलेंगे, इसलिए
मैंने सरल से सरल जो उदाहरण था कविता मनहरण का वह चुनने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपने कोई दूसरा उदाहरण याद कर रखा है तो आप उस उदाहरण को भी याद रख सकते हैं। कविता मनहरण को जो है पढ़ने का ढंग है वह कुछ इस प्रकार होता है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, कहे रत नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी दोरी दोरी नंदपोरी आवन तबे लगी। तो इसको इस प्रकार लय में पढ़ें तो यह बहुत ही जल्दी और आसानी से याद हो जाने वाला उदाहरण इसमें लिया है। अब बात करते हैं अपने अंतिम सवैया छंद की। अंतिम छंद आता है पाठ्यक्रम का सवैया छंद। यह 4 चरणों का वार्णिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और वार्णिक समछंद है। वार्णिक वृंतों में 22 से 26 अक्षर वाले जो चरण 22 अक्षर के चरण वाले जातीय छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। अर्थात तो जो वार्णिक वृत्त होते हैं या वार्णिक छंद होते हैं, वार्णिक छंदों में जहाँ 22 से लेकर 26 तक वर्ण आते हैं, 22 से 26 वर्ण वाले जो छंद हैं उनको सामूहिक रूप से सवैया कहते हैं। चाहे 22 वर्ण हो, 23 वर्ण, 24, 25 या 26 वर्ण तक है तो उसको सवैया कहते हैं। सवैया के कई भेद हैं। मतगयंद, सुमुखी, सुंदरी, चकोर सवैया आदि सवैया के कई भेद हैं। इस प्रकार सामान्य जाति वृंतों से बड़े और वार्णिक दंडकों से छोटे छंद को सवैया समझा जाता है। जो जाति वृंत होते हैं वो होते हैं 22 से कम वर्ण वाले, और जो दंडक वर्ण छंद होते हैं, दंडक छंद होते हैं वे होते हैं 26 से अधिक अक्षरों वाले या वर्णों वाले। तो इस प्रकार 22 से 26 के जो बीच के हैं उनको सवैया कहा जाता है। एक सवैया छंद का उदाहरण देते हैं। सब बात गई जब रात गई, कल की बात मत करो बहना, कहते कंगना चुप ही रहना, अब प्रीत छिपा कर है रहना, चुंदरी सर के मनवा बह के, चूड़ियाँ खन के झुमका पहना, मन मीत मिला मन फूल खिला, यह प्यार बना तन का गहना। तो सवैया छंद का काफ़ी सरल उदाहरण और आपके लिए ये लेकर आया हूँ। आपको 8 जो छंद बताए थे, उम्मीद करता हूँ 8 छंद भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। जो छंद का भाग 1 और छंद का भाग 2 दोनों की एक सामूहिक रूप से पीपीटी है, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो जो आप पीपीटी है उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसको नोट्स के रूप में काम में ले लें। जिन विद्यार्थियों या मेरे साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको बहुत ही आसानी से, जल्दी से, शीघ्रता से मिल सकें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 12 के पेपर का विश्लेषण मैंने तैयार किया है, जिसमें प्रथम प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक के जो प्रश्नों का है समूह है उसको खंडानुसार पेपर का विश्लेषण करके आपके लिए मैंने तैयार किया है। वह वीडियो भी मैं आज या कल में ही आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। इसके साथ ही मैं एक दूसरा वीडियो और तैयार कर रहा हूं, जिसमें जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो वह वीडियो भी जल्दी ही 1 या 2 दिन में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। अतः कृपया जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ ही जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। शाम तक हम हिंदी साहित्य का जो पेपर आने वाला है उस पेपर के प्रश्नों का विश्लेषण लेकर के मैं आपके बीच में फिर आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।